साथियों, नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आपसे मुखातिब हो रहा हूं। साथियों, हम रेडियो बूज के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रयास करते हैं कि हम उन विषयों पर बातचीत करें जिससे ह्यूमन बीइंग्स की वेलनेस मेंटेन हो सके। वेलनेस फिजिकल प्लेन पर भी, वेलनेस मेंटल प्लेन पर भी। इसी संबंधित बातचीत करते हुए हमने पहली कड़ी में डॉक्टर पंकज गुप्ता से ये बातचीत की थी कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ में क्या क्या इम्पेडिमेंट्स आते हैं, किस तरह से उन इम्पेडिमेंट्स को दूर किया जा सकता है और एक सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ डील की जा सकती है। साथियों, इत्तेफाक से आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं। उनको भी जीवन का अपना अनुभव है और वो अपने विचार भी हमारे साथ रखेंगे। हमारे साथ आज मैडम शैलजा, इसके अलावा हमारे पास मैडम प्रीति मिश्रा जी आई हुई हैं। आप ऑलरेडी परिचित हैं विशिष्ट जी से, प्रवीण जी से और डॉक्टर पंकज गुप्ता जी। तो आप सबका पुनः स्वागत करते हुए हम अपने विषय पर लौटते हैं और वो रहेगा कि हैप्पी मैरिड लाइफ के इम्पेडिमेंट्स को कैसे दूर किया जाए। डॉक्टर साहब, पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मैं डायरेक्टर मुकेश गंभीर आपके सम्मुख इस नए वर्ष में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात पुनः शुरू करना चाहता हूं। हम सब लोग मैरिड हैं, हमने वो जीवन जिया है, लेकिन इस जीवन को जीते हुए जो स्वयं या आसपास हैप्पी मैरिड लाइफ की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी महसूस किया। तो इस दंश से कैसे बचा जा सके, कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सके, कैसे हम कम से कम अब्रेसिव ढंग से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करें, इसके ऊपर हम बातचीत आपसे जानना चाहते हैं। आपने पिछले लेक्चर में मोटी समस्या मियां बीवी के बीच में ईगो प्रॉब्लम की बताई। ये जो अहम का एक दूसरे से टकराना है, ये बहुत बड़ी अड़चन पैदा करता है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हैप्पी मैरिड लाइफ में मेंटेन करने चाहिए और बहुत सी चीजों से बचना। डॉक्टर साहब, मैं 2 मिनट आपसे दूंगा जी। पिछली बार श्रोताओं आपने ये इंटरव्यू देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और मैं नए साल में ये विश करूंगा, इसको ध्यान से सुनिए और जितने भी आपस में इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कीजिए और हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कीजिए। जी हाँ जी डॉक्टर साहब। आज मैं इस मैरिड लाइफ को बहुत बेसिक फंडामेंटल से उठाना चाहता हूँ जी, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक नया दृष्टिकोण लोगों को दे सकते हैं। हम नई तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम नए तरीके से देख सकते हैं जी। तो मैं कुछ बहुत फंडामेंटल बोलना चाहता हूँ, तब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं इस मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। पहली चीज़ ये है कि आज मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो। मैरिज जो है वो तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखते हैं तो इसमें अफेयर्स भी हो रहे हैं। आज 14 साल के बच्चे का पहली बार अफेयर हो जाता है। रादर मेरे पास जो क्लाइंट आया है उसमें 14 साल की उम्र में तो पहला ब्रेकअप हो गया है। ओके, राइट। इमोशंस जो है वो चाहे अफेयर्स हो चाहे मैरिजेस हो, इमोशन सेम है।
जब ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवोर्सेज होते हैं, उस टाइम पर जो इमोशन शटर होती है वो भी एक्जैक्टली सेम होती है। अंतर सिर्फ यह है कि मैरिज जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, अफेयर्स जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स बिटवीन जस्ट टू पीपल। लेकिन इमोशंस का जहाँ तक सवाल है ये दोनों तरफ सेम है। आज अगर हम ये देखें, एक और नई समस्या जो आज समाज में नजर आती है, जो मेरे पास काफी क्लाइंट्स आने लगे हैं जो कि 25 साल से लेके और 30, 32, 35, 37 साल तक के, जिनको आज शादी के इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, रादर उनके पेरेंट्स आते हैं कि सर कुछ करो, हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है अब शादी करने को तैयार नहीं है। राइट। अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों का कहना ये होता है कि या तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की डिस्टर्ब मैरिजेस देखी हैं, या उन्होंने अपने आसपास जो दोस्त जिनकी पहले शादियां हो गई उनकी उन्होंने डिस्टर्ब मैरिजेस देखी हैं। आज का बच्चा अगर ये पूछे कि आप एक भी फायदा मुझे बता दीजिए शादी का, तो हम क्या फायदा बता सकते हैं? जैसे आपने कहा कि हम सब मैरिड हैं, और यहाँ पर मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। आप सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। सोचिए अगर हमारा बच्चा बोलता है कि शादी का एक भी आप फायदा बताएं, तो क्या हम कोई फायदा बता सकते हैं? डॉक्टर साहब, हाउ कैन देन द जनरेशन विल कम फोर्थ? मतलब आफ्टर ऑल marriage is such a institution which provides you sanction for this कि आप अपनी संतान पैदा करें, जिसको आगे बढ़ाएं, जिसको कहते हैं अपने नाम को आगे करें। अगर ये संस्था नहीं रहेगी तो रिवर्स भी तो देखिए, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बाद एक सुसाइड्स हो रही है, ये रिश्ते टूट रहे हैं, उसमें भी ब्रेकअप है, लिव-इन में भी ब्रेकअप चल रहे हैं। मेरा पॉइंट वही है, मैं अभी कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ कि शादी एज एन इंस्टीट्यूशन वो सही है या गलत है। मैं अभी सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज में जो नई जो पीढ़ी निकल के आ रही है, जो कि आज शादी की एज के बच्चे हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों का ये एक कॉमन माइंडसेट बनता जा रहा है कि शादी के कोई फायदे नहीं है सिवाय दुखी करने के। जैसे मैं अगर किसी से पूछता हूँ तो वो कहता है क्यों, मैं खुश हूँ, अच्छा नहीं लगता? राइट। यहाँ पर मुझे कृष्ण की बात याद आती है। गीता में कृष्ण एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। वो कहते हैं अर्जुन को कि मेरे लिए इस प्रकृति में पाना कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि मैं जिस स्टेज पर हूँ, लोग मुझे आदर्श मानकर वही करने लगेंगे जो कि मैं करूंगा, वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और वही बात वो बोलते हैं अर्जुन को कि आप भी उसी एक सिचुएशन पे आ चुके हैं जहाँ पे आप समाज के एक आदर्श हैं, और अगर आप यहाँ से भाग जाते हैं युद्ध को छोड़कर, तो बहुत सारे लोग आपके आदर्श को फॉलो करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं उसी को कॉन्सेप्ट क्यों मैं लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मैरिजेस हैं हम ये नहीं बोल सकते कि कोई वो एक आदर्श मैरिजेस है। हमने ये नहीं देखा है कि मैरिजेज में कोई बहुत पॉजिटिव हैप्पीनेस निकल कर आती है। हम एक सॉर्ट ऑफ अ टीम वर्क की हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज शादीशुदा हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं छोड़ा अपनी आने वाली जनरेशन पे, और साथ साथ हमने अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअली बना दिया है। पहले का इंसान इतना इंटेलेक्चुअल नहीं था, तो वो आपके रूढ़ी को मान जाता था। आज एक तरफ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा कहता है मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे तो मैं उस काम को करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमने अपनी जो मैरिजेज हैं, हमने जो उसका रूप दिखाया है उसको, वो इतना मोटिवेटिंग नहीं लगता है कि आने वाला बच्चा जो है वो शादी करे। सही बात है, बिल्कुल सही कह तो आप एकदम सही बात रहे। लेकिन फिर भी इंडिया में तो शादियां चल रही है ना, और इंडिया में मैं ये कह रहा हूँ अगले 10 सालों के अंदर ये कम ना हो जाए, इसीलिए मैंने आज इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा करें क्या मैडम की बात को आगे करते हुए, डॉक्टर साहब, इट इज जस्ट लाइक कि ये कबड्डी का खेल है जी, जिसमें आप ये चाहते हैं कि धरती पर गिरे भी, कबड्डी भी खेलें और मिट्टी ना लगे आपको, ये नहीं हो सकता। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इसमें मिट्टी भी लगेगी, कभी कभी आपकी पीठ भी लगेगी, लेकिन कभी कभी आप भी दूसरे की पीठ लगाएंगे। मेरा कहने का भाव ये है,
ये जो जीवन रूपी तमाशा है, जो वैवाहिक संबंध है, इसमें अगर बैलेंस बना के चला जाए, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझकर आगे बढ़ा जाए, तो मैं ये समझता हूं ऐसे भी तो आपको रेयर हस्बैंड वाइफ मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई जीवन का आनंद आ गया, और आनंद भी कब से आया, जब से ये मेरे जीवन में आई, और वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि मैं इस तर्क को इस ढंग से भी कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर साहब ये इतनी ही वर्स्ट पोजीशन होती तो आफ्टर ऑल लोग जो हैं वो ग्रम्बल करते करते भी इस इंस्टीट्यूशन में क्यों आते हैं? और रिकॉर्ड है दिल्ली में एक रात में 16,000 मैरिजेस हुए तो फिर ऐसा हारे नहीं है लोग, अभी चल रहे हैं। yes. लेकिन मैं ये बोलता हूँ ओवर द इयर्स जो केसेस हैं ऐसे बच्चों के, जो मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आ रहे हैं, जहाँ बच्चे 23-24 साल 25 साल से होकर और 28 35-36 साल तक 37 साल तक के बच्चे हैं जो आज शादी नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो मैं चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर हम आज इस चीज को डिस्कस करें। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जहाँ आप 36-37 साल के लोगों के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि ऐसे लोगों का हश्र क्या होता है उसका भी आप अगर एग्जाम्पल दें तो बेहतर बैलेंस व्यू पॉइंट सामने आएगा। क्योंकि एक बार मैरिज की एज निकलने के बाद जब उनको जिस अकेलेपन को डसना पड़ता है, खुद में सहना पड़ता है, फिर पछतावे के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। तो इन ऑर्डर टू हैव ए ओवरऑल व्यू पॉइंट, मेरा ये व्यू पॉइंट है कि हमें एक बैलेंस बात को मद्देनजर में रखना चाहिए। समस्या है, आप भी बता रहे हैं, मैं भी समझता हूं, आप हम सब लोग समझते हैं, और शायद परिवारों में ये बातें इधर उधर झेलनी भी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि जैसे मैडम कह रहे थे, क्या अल्टरनेटिव है? जब कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो हम चीजों को इस ढंग से क्यों ना करें कि भाई बहुत ज्यादा तार को कसा भी ना जाए और ढीला भी ना छोड़ा जाए, ताकि जीवन का जो संगीत है वो निकलता रहे और हम उसमें जो एक आनंद की बात छिपी हुई है उस आनंद को हम भोग सकें। जी विशेष जी, आप पीछे हो, प्लीज अपने विचार दीजिए। मेरा विचार सर ये है कि विवाह ना करना, अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है, तो इसमें मुझे कहीं कोई खास गलती, कमी या पछतावे जैसी चीज नजर नहीं आती। जी, मेरे कई मित्र हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी, जी जी, जिन्होंने विवाह नहीं किया। जी, मैं जब जब उनकी जिंदगी को देखता हूँ, मुझे उनसे जलन होती है, तकलीफ होती है, और मुझे लगता है जीवन के सही नहीं हो सकता सही सुख और आनंद इन्हीं के पास है। अच्छा, और मैं आपको बात बताऊं, आप मेल्स की बात तो छोड़ दीजिए, मैं फीमेल्स की बात करता हूँ। मैंने भी देखी है, बहुत खुश लेडी। होता ये है कि मैंने उनसे सवाल किया कि मेल्स की बात जाने देते हैं, फीमेल्स शायद लोगों के ज्यादा फोकस में रहती हैं, लड़की शादी क्यों नहीं करती है। लड़कों के का शादी ना करना शायद उतना बड़ा पिंच नहीं है, लेकिन लड़की अगर किसी की कमारी रह जाती है, निर्णय लेती मुझे शादी नहीं करनी है, तो सारे परिवार से लेके पूरे मोहल्ले तक को तकलीफ होती है। तो उस केस के बारे में मैं आपको बताता हूं। उनका कहना यह है कि एक स्तर था 30 साल की एज तक, तब हमें लगता था कि विवाह किया जा सकता है, जो कि दूसरे लोग कर रहे हैं। उस बीच में उन्होंने प्रेम भी किया और रिलेशनशिप भी कहीं बनी, और उसके बाद उन्होंने बिना चोट खाए, भरपूर चोट खाए, या एक बोर्ड लगाए ऊपर के आप डिवोर्स और समथिंग, उसके उन्होंने जीवन को बहुत आसानी से समझ लिया कि इस रिलेशनशिप में ये अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। दूसरी बात, हमारे देश में खासतौर पे पुरुषों का सोच ये होता है कि स्त्री चाहे जो सोचे वो गलत है, बस जो मुझे कहना है मुझे डोमिनेट करना है। इस परेशानी को लगातार पूरी जिंदगी क्यों झेला जाए? झेल लिया, साल 2 साल प्रेम करके, एक बार एक प्रेम किया, चलो कोई बात नहीं, फेल हो गया, दूसरा किया, तीसरा किया, 2 4 5। देखिए, पुरुषों के
का स्त्रियों के जीवन में आना या स्त्रियों का पुरुषों के जीवन में आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक सामान्य प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है तो अननेसेसरीली एक स्टैंपिंग क्यों की जाए। और सवाल ये नहीं है 10, 20, 50 पढ़े लिखे लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, वो अगर विवाह नहीं करेंगे तो आपकी संस्था कहीं कोई नहीं चरमराने वाली है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें शादियां खूब हो रही हैं, बच्चे भी खूब पैदा हो रहे हैं। तो आप इस वहम में मत रहिए कि अगर पढ़े लिखे लोग शादी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे, पूरी आपका प्रोसेस कहीं ब्रेक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं व्यक्तिशः महसूस करता हूँ, एक विवाहित पुरुष होने के साथ मैं महसूस करता हूँ कि जीवन में स्वतंत्रता का अपना एक अर्थ है। और एक स्तर के बाद चाहे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी क्यों ना हो, आप एक दूसरे का स्पेस खा रहे हैं, आप एक दूसरे को तरीके से जीने नहीं देना चाहते हैं। तो रियलाइज ये होता है कुछ दिनों के बाद कि जो हमने प्रेम किया फिर विवाह किया, बेसिकली ये कोई पुराने जन्मों का संस्कार था, एक दूसरे को टॉर्चर करने का, पुरानी सजाएं थी जिन्हें काटना था, और उसे हम लोग काट रहे हैं। इस फीलिंग से बचने से बेहतर ये है कि समझदार लोग निर्णय लें कि विवाह करना कोई खास जरूरत नहीं है, और अगर कर लिया नहीं चला तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जीवन को फिर जिया जा सकता है। फिर भी अगर दोबारा आत्महत्या करने का शौक है और आप नहीं मर पाए एक बार, एक एफर्ट में दूसरी बार कर ली जाए, तीसरी बार कर ली जाए, जिंदगी को चलते रहना ज्यादा जरूरी। टॉपिक से भूल गए हैं। हमारा टॉपिक ये है कैसे उकसाएं लोगों को मैरिज करने। आपको नेगेटिव चल पड़े। मुझे नहीं पता था आपका मैरिज ब्यूरो है। मेरी बात का हमारा टॉपिक तो ये था कि जो उनके विचार भी, उनसे जो विचार हैं उसमें भी उनसे जवाब लेंगे ना हम। फिर हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन विचारों की। और जो सर ने बोला या जो गुप्ता जी ने बोला, मेरा एक थॉट ये है कि इसमें मैरिज करना या मैरिज ना करना, या मैरिज करने के बाद फेल होने के बाद फिर ये डिसीजन लेना कि मुझे एक चांस और जिंदगी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सभी अलग अलग तरीके के विषय हैं। और जिस तरह से किसी भी एक इंसान की जिंदगी चलती है, मेरे हिसाब से दूसरे से वो बहुत अलग होती है। सबके अपने सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल, किसके घर में, किसके परिवार में, किसके जीवन में, या किसकी कैसी सोच विचार है, उसके हिसाब से ही उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, चैलेंजेस मैंने उनकी लाइफ में एज ए चाइल्ड भी देखे, एज ए यंगस्टर भी देखे, और अभी भी हम चैलेंजेस देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से ये एक अच्छा एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज के बाद भी, कि मैं अपने बच्चों, हालांकि मेरे लिए मैरिज के मायने बहुत डिफरेंट रहे और मुझे उससे बाहर आके एक जिंदगी जीनी पड़ी, लेकिन अगर मुझे अपने बच्चों को एक सजेशन देना है तो मेरा सजेशन मेरे बच्चों के लिए हमेशा ये होता है कि ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी लाइफ को कैसा बनाते हो। तो मुझे देख के डिसीजन मत लो, या नाना नानी को देख के डिसीजन मत लो, या किसी और को देख के डिसीजन मत लो। जी को देख के वो 100% तुम्हारा कंप्लीटली अपना खुद का एक माइंडसेट होना चाहिए। और अगर तुम्हारे दिल से ये इच्छा आती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मुझे आने की जिंदगी शेयर करनी है, वो एक फीलिंग होती है जो उस मैरिज को स्पेस देती है, सबसे पहले तो क्रिएट होने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। मेंटेन होगी नहीं होगी इसी गारंटी नहीं है, नहीं होगी कि होगी गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट्स किस डायरेक्शन में है, एफर्ट्स कौन से माइंडसेट के साथ किए जा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मुझे लगता है उसी हिसाब से मिलते हैं। बिकॉज कई बार मैंने ऐसे लोग अपने आसपास देखे, अपने फ्रेंड सर्कल में देखे, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में देखे, जिनको हम कॉलीग्स होते हैं और हम बातचीत कभी करते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, पर कुछ मैंने ऐसे देखे जिनका एफर्ट, खासकर फीमेल्स कॉलीग्स को मैंने देखा या फ्रेंड्स को देखा, उनका एफर्ट हमेशा इस तरफ रहा कि ये शादी बचनी चाहिए, ये चलनी चाहिए। तो वो जो थॉट है ना, वो थॉट उनको कई तरह की तकलीफें कहते हैं ना बियर करने का भी स्ट्रेंथ दे देता है। कई बार वो जायज भी होती है, कई बार वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सहने वाली बात है, उससे निकलने का एफर्ट भी करना चाहिए। तो ये टोटली माइंडसेट है। कई लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो चला जाती हैं शादी को सिर्फ इसलिए क्योंकि सपोर्ट नहीं है,
निकलना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं। कई बार वो तकलीफ में है, वो मर रहे हैं लेकिन निकल नहीं सकते। और कई बार कोई भी रीजन लोग क्या कहेंगे इसलिए शादी चला जाती है। तो वो सक्सेसफुल हो रही है तो उसके सक्सेसफुल होने के पीछे अगेन आई विल से कि वो हम ये कह दें कि ये सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी चल गई, लेकिन उसके खुश पीछे तो वो भी नहीं, हाँ, जैसा आप दोनों कह रहे हैं खुश तो वो भी नहीं, उसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स मैंने देखे, बहुत ही कम देखे अपनी अभी तक की लाइफ टाइम में, जिनको मैं कह सकती हूँ कि आई रियली लव देम एज कपल। एक्सेप्शंस कह सकती हूँ, पर वो वाकई में जो जिसको प्यार कहते हैं ना, रिस्पेक्ट, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ईगो एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ खराब कर देती है। और एक मेल ईगो बहुत ज्यादा होता है, बुरा मत मानिएगा, नहीं लेडीज तो कर लेती हैं एडजस्ट, लेकिन अगर मेल ईगो ऐसा होता है कि वो कहेगा कि हमारा सब कुछ सही है, देखो बदलना तुमको है। कई बार सही है ना, उल्टा भी होता है, कई बार बिल्कुल। मैं इस चीज को नहीं, मैं उसको जेंडर वाइज कैटेगराइज नहीं करूंगी कि एक मेल पर्सन में ही एक ज्यादा ईगो होगी या फीमेल में, मैं नहीं ऐसा, मैंने नहीं ऐसा महसूस किया, बिकॉज मैंने दोनों तरह के एग्जांपल्स देखे हैं अपने आसपास भी। और कई बारी अनफॉर्चुनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए वो हस्बैंड वाइफ जो है वो एक ऐसी एज में है जहां अभी उनको समझ में नहीं आ रहा ठीक से कि हम इस चीज को करेक्ट कैसे करें। अब उस समय वो गाइडेंस चाहते हैं अपने आसपास, अपने बड़ों से, घर में, परिवार में या फ्रेंड सर्कल में या जहां भी। अगर वो गाइडेंस ही उनको गलत रास्ते पे ले जाए उनको तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो गाइडेंस जो थी, कई बारी कुछ लोगों की गाइडेंस उनके अपने फायदे के लिए होती है कि अगर इस रिश्ते के होने से उन्हें लाभ है तो वो बचाने की कोशिश करते हैं, अगर उसके ना होने से उनको कोई लाभ है तो उसमें अपना फायदा ढूंढते हैं। बिकॉज मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे कि वो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि खाली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन की कश्मकश क्यों, क्या बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशन भी तो चलता ही है ना। और कितने ऑपोजिट होते हैं सब, एक पर एक दूसरे को झेल रहे होते हैं, तो यहाँ पे झेलने की शक्ति कहाँ चली जाती है। नहीं, बच्चों की बात में हमारा ब्लड रिलेशनशिप होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इशू कि हाउ टू remove some of the obstacles which are in the way of happy married life, उसमें हमने जो abrasive aspects हैं उनको भी सुना, बातचीत की। हम आपसे पुनः उस पर आते हैं कि इन बातों के होते हुए भी, इनके होने के बावजूद भी आप हमें बताएं कि किस तरह से इन ऑब्स्टेकल्स से इनको दूर हटाकर हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड करने में किस तरह से सक्षम हो सकते। एक और चीज बता दीजिएगा कि शांति कैसे करें। पहले शादी करते हैं फिर शांति करेंगे। देखिए इसमें दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ, हो या ना हो। बशीर जी की बात अपने आप में जो कह रहे हैं वो अपने तजुर्बे से बिल्कुल ठीक बात है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं कहने वाले। जी, पहले हमें ये देखना है कि शादी होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल ये आता है। अगर हम इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चलते हैं, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, जब कोई आग नहीं थी, कोई हमारे पास वेपन्स नहीं थे अपने बचाव के लिए, अगर हम वहां से देखें चीजों को, तो इंसान जो है वो सबसे कमजोर जानवर है। ना हम जानवरों की तरह दौड़ सकते हैं, ना हमारे नाखून दांत इतने मजबूत हैं, ना हम उड़ सकते हैं, हम बहुत कमजोर हैं। हम कोई भी जानवर जो है वो हमारा शिकार कर सकता था, राइट। और आज भी हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस टाइम का जो इंसान था उसने एक ये देखा प्रैक्टिकली कि अगर हम एक ग्रुप में रहते हैं तो हम शेर का भी शिकार कर सकते हैं, हम एक हाथी, बड़े से बड़े जानवर को भी हम मार सकते हैं, लेकिन अगर हम अकेले हैं तो एक जंगली कुत्ता भी हमें मार के खा सकता है। यह एक बेसिक नीड थी, एक मोटिवेशन था जहां से कि समाज की बनना शुरू हुआ। और मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, कोई भी चीज जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करती। मूव का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस।
बदलाव जो है वो मूवमेंट है, वो मूवमेंट तब तक नहीं होती जब तक हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते। साइकोलॉजी में अगर हम देखें, इंटरनल वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, तो जब तक कोई एक मोटिवेशन नहीं होती है तब तक कोई भी चीज बदलाव नहीं चाहती। अगर आज वशिष्ठ जी का ऐसा मानना है, और आज बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा, जो टीनेजर्स और जो शादी की एज के जो शादी नहीं कर रहे हैं, अगर उनका ऐसा मानना है कि शादी एक बंधन है, तो ये हमारे पूर्वजों को भी मालूम था कि बंधेंगे तो बंधन तो आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद भी जो है एक समाज व्यवस्था क्यों शुरू करनी पड़ी? बिकॉज द मोटिवेशन वाज द नीड ऑफ सर्वाइवल। और आप देखें दूसरी चीज कि आप रात को 2 बजे अगर आप सड़क पर ड्राइव करते हैं तो आपको कोई रेड लाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रेड लाइट तो ऑरेंज मोड में ही ब्लिंक करती रहती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कम है, आप अकेले जा रहे हैं, कोई रूल की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उसी सड़क पर सुबह 8:30-9 बजे निकलते हैं ऑफिस आवर्स में, तो क्या होता है, ऑब्वियसली आपको रेड लाइट का भी फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड, आपको सारे रूल्स जो है फॉलो करने हैं। क्यों? ताकि रूल्स जो है वो एक कन्वीनियंस दे सके अगर एक सोसाइटी, एक ज्यादा लोगों को वहां पर रहना है तो। अब इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमारी एक समाज में एक ग्रुप में रहना हमारी एक मजबूरी थी और एक मजबूरी है। इट इज द सर्वाइवल। अगर नहीं तो अगर हम अब ग्रुप में नहीं रहे होते, हमारे पूर्वजों ने अगर ये डिसाइड नहीं किया होता कि हम ग्रुप में रहें, तो शायद आज इंसान भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन जाता। और वहां से अगर हम देखते हैं तो एक परिवार जो है वो समाज की पूरी एक सबसे छोटी जो इकाई है वो एक समाज है। ऐसा नहीं है कि हम आज के लोग बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं, जो कि हम जानते हैं कि शादी एक बंधन है, ये वो भी जानते थे जिन्होंने समाज व्यवस्था शुरू की थी। एंड व्हाई ओनली मैरिज? आज पड़ोस में जो मेरे पड़ोस में जो घर बना रहा है वो भी एक मेरे समाज का हिस्सा है, क्या वो मेरे लिए बंधन नहीं है? हम जब सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं तो जो और गाड़ियां हमारे साथ चल रही हैं, क्या वो हमारी फ्रीडम को अपोज नहीं कर रही हैं? तो हम जंगल तो नहीं जाते छोड़ के, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं इस बारे में ये कहना चाहता था कि कुछ बातें माइक्रो लेवल पर की जाए तो बहुत अच्छी होती है ना। जैसे आपने कहा कि गांव में आज भी बहुत लोग हैं जो शादी कर रहे हैं, बहुत हैं जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए कुछ वर्ग अगर हमारा समाज का अविवाहित रह जाता है तो कोई उसमें बुराई की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि माइक्रो लेवल पर कुछ चीजें जो है वो ठीक नजर में आती हैं, लेकिन जब उनको हम मैक्रो लेवल पर पहुंचाते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। आप सोचिए, अगले 10 साल में मैं आज जान के इस टॉपिक को क्यों मैंने उठाया है, क्योंकि मैं अपनी नजर से जो देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस हिसाब से मतलब मेरे पास जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा जैसे आपने कहा कि हैप्पी मैरिड लाइफ भी उनकी है जिनको कोई बाहर से सपोर्ट नहीं है, जो अपने आप को किसी तरीके से तोड़ नहीं पा रही हैं, इसलिए वो मैरिड लाइफ को रह रही हैं। ये भी एक लॉजिक उन लोगों के लिए ज्यादा जस्टिफाइड है कि आप देख लीजिए शादियां तो ठीक चलती नहीं, राइट। अगले 10 साल के अंदर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, क्या शादियां समाज में होंगी कि नहीं होंगी। 10 साल, अगले 10 साल जो है हमारी शादी एज ए इंस्टीट्यूशन को वैलिडेट करने के लिए कर देंगे कि ये शादियां होंगी या नहीं होंगी। यही समय है जब हम चीजों को सही तरीके से समझें, उनको एनालाइज करें। मॉडर्नाइजेशन आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, हम बदलावों को सही दिशा में लेकर जाएं, यही मेरा प्रयास था इस टॉपिक को यहाँ पर उठाने के लिए। तो दूसरी चीज, अगर यही कॉन्सेप्ट माइक्रो लेवल पर रहा तो ठीक है, कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर हुआ तो फिर वो जो समाज की जो बेसिक फाउंडेशनल मोटिवेशन थी फॉर दी सर्वाइवल, वो हमारे सर्वाइवल शायद हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशन एक होना जरूरी है, हमें आज के बच्चों को एक मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है कि मैरिजेस कैन ऑल्सो गिव यू अ हैप्पीनेस इन लाइफ। हमें क्या चाहिए लाइफ में? भूल जाओ शादी को, भूल जाओ हर चीज को, हम कुछ भी करते हैं। जैसे आपने एक बात बोली थी कि मुझे शादी वादी छोड़ो, मुझे चाहिए शांति, कैसे मिले? मैंने कहा पहले शादी करते हैं फिर शांति करते हैं, राइट। हर आदमी शांति, आनंद, प्रेम, खुशी की तलाश में है। और आज अगर उसको एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, मैं आपको बताता हूँ 13-14 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बच्चे ऐसे आए हैं जिनके पेरेंट्स की काउंसलिंग चल रही है, रिलेशनशिप काउंसलिंग, और पेरेंट्स ने कहा कि सर आप एक बार बच्चे से भी मिल लें, अगर उसकी ग्रोथ में कोई काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो एक सजेशन दे सकते, जस्ट वन सेशन विद द चाइल्ड। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि सर आई डोंट नो व्हाई माय पेरेंट्स आर एक्टिंग लाइक फूल्स, ये लोग डाइवोर्स क्यों नहीं कर रहे? यू विल बी सरप्राइज, बट मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैं पर्सनल, मतलब मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जो मैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू मैं देख रहा हूं मैं, राइट। सो हर आदमी शांति की तलाश में है। अगर हमने अपने आने वाली जनरेशन को ये
एक्सपीरियंस नहीं करवाया कि शादी के बाद भी शांति हो सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 10 साल के अंदर ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपका पॉइंट था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और मैं चीज बोलना चाहता हूं। ये आपने दोनों ने बहुत अच्छी पॉइंट उठाया, क्योंकि उन लेडीज को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए वो एक अच्छी मैरिड लाइफ बिता पाई। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, और मैं इसको पहले थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है कि मुझे भी वही शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो समाज में अवेलेबल है, और लोगों में आज पेशेंस तो नहीं है सुनने का। वो क्या करते हैं, उन शब्दों से अपना मीनिंग निकाल के समझ जाते हैं। तो मैं बहुत दूर से लेके आना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अगर हम एक देखते हैं, जैसे एक पहाड़ है, प्रकृति से अगर हम पॉइंट को उठाते हैं, एक पहाड़ है, तो पहाड़ की गरिमा तब है जबकि उसके अंदर घाटी की गहराई भी है। एक घाटी की गरिमा तब है जब साथ में पहाड़ की ऊंचाई भी है। अगर ये घाटी ये कहने लगे कि मैं कब तक दब के रहूंगी, ये पहाड़ है जो मुझे हमेशा पत्थर लुकाता है और मैं उसको ग्रहण करती रहती हूँ, तो मेरी तो मैं तो जमाना और सदियां बीत गई जो कि मैं दबी हुई हूँ। तो अगर घाटी ने पहाड़ की बराबरी करनी शुरू कर दी तो घाटी तो मिटेगी, पहाड़ भी मिट जाएगी। क्या घाटी कौन है, पहाड़ कौन? अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं मैं वही कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपको, मैंने सिर्फ ये कहा है अभी कि मुझे भी शब्द वही इस्तेमाल करने हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज पेशेंस की कमी होने की वजह से हम क्या करते हैं, शब्द सुन के अपने मीनिंग डाल के आप सोचते हैं कि वो मैंने कहा। जैसे ओशो की एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मुझे याद आती है। ओशो बोलते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड। राइट। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पर एक पहाड़ है, पहाड़ की गरिमा तभी है जब एक घाटी की गहराई है। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा इससे ज्यादा। अगर घाटी ये सोचने लगे कि ये जमाने से ये पत्थर लग के आते हैं और घाटियों में गिरते हैं, और मैं हमेशा एक रिसीविंग एंड पर रहती हूँ मैं, और मैं भी जो है पहाड़ की बराबरी करने लगूं, अगर घाटी ऊपर उठने लगेगी तो पहाड़ भी वहां से खत्म हो जाएंगे। दूसरे एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस गो टू अ बैटरी। एक बैटरी है, बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का काम है कि वो जो करंट है उसको फ्लो कराता है, वो भेजता है। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करता है, वो उस करंट को रिसीव करता है। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये सोच सकता है, एक तो साला मेरा नाम रख दिया नेगेटिव टर्मिनल, पहली बात। दूसरा, मैं हमेशा ही क्यों रिसीविंग एंड पर रहूं। और अगर वो भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उठना शुरू कर दे तो जब क्या होगा, अब ये बैटरी काम करना बंद कर देगी। किसी भी प्रोसेस में अगर हम देखें, हम एक खिड़की खोलते हैं और हमें फ्रेश हवा की जरूरत है। जब तक हम दूसरी तरफ की खिड़की नहीं खोलते हैं, उसका वेंटिलेशन सिस्टम नहीं करते हैं, तब तक इस कमरे के अंदर भी ठंडी हवा नहीं आ सकती है। ये बोल सकता है ये हमेशा मेरे को बाहरी हवा फेंकने के क्यों काम में इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरी तो बराबरी नहीं है, मुझे तो उसके बराबर होने की बात है। जहां हम बराबर होने की बात करते हैं, चीजें बिगड़ जाएंगी। हर साइंस में हम लोग बात करते हैं, देयर इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, देयर इज अ सिंक ऑफ एवरीथिंग। जहां भी फ्लो है, जहां भी करंट है, जहां भी कोई मूवमेंट है, वहां पर एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। आज तक सिंक ने कभी ये नहीं कहा कि सोर्स मुझ पर अत्याचार करता है और मैं हर उसकी बात को एब्सॉर्ब करता हूं, और उसने कभी भी सोर्स बनने की कोशिश नहीं की। इसलिए सारी जो नेचर है ये बहुत सुचारू रूप से चलती है। आकाश है, आकाश बारिश देता है, पृथ्वी है जो उस बारिश को हमेशा ग्रहण करती है। आज तक पृथ्वी को कभी नहीं सुना ये कहते हुए कि मैं भी जो है बारिश देना शुरू करूंगी, मुझे भी आकाश की ऊंचाई पर उठना है। पर सर ये भूकंप तो आते हैं, भूकंप आते हैं ना, हाँ, चीजें पृथ्वी की खराब, पृथ्वी में आते हैं और पहाड़ तक हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, पहाड़ तक हिल जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब भूकंप आएगा, आप मेरी ही पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि जब भूकंप आते हैं तो पहाड़ भी मिटते हैं और घाटियां भी मिटती हैं, तो आप तो मेरी पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बात कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसी को मैं बता रही हूँ कि पृथ्वी भी इतनी शांत नहीं है, ये जो ब्रह्मांड है ये भी शांत नहीं है, यहाँ पे भी ऐसी ही हलचलें होती हैं जैसे कि इंसान के जीवन में। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आप मेरे से डिफर करते हैं उसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ उसको मैं पूरा कह दूं पहले एक बार। फिर मुझे याद आता है, आप ही ने एक बात पिछले 2-3 इंटरव्यू पहले आप ही ने इस पॉइंट को रेस किया था कि शादियों में क्या होता था पुराने जमाने में। अगर देखते हैं तो जब एक लड़की आती थी शादी करके, शादी से पहले उसको ये बताया जाता था, सिखाया जाता था कि आप जब शादी करके जाओगे तो अपने पति को प्यार करना है,
और पति को, आदमी को ये सिखाया जाता था कि जब आपकी शादी होगी तो आपको एक पार्टनर मिलेगा, आपको उसकी केयर करनी है। यानी क्या था, जब ये शादी की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी उस टाइम पर इस सोर्स और सिंक की पूरी व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था। एक बच्चा जवानी से, बचपन से उसको एक लड़के को एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी, लड़की को उसकी ही अपोजिट ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये हमारी जो समाज व्यवस्था थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि लड़कियों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम अब कब तक रिसीविंग एंड पर रहेंगे। और वहां से क्या हुआ, वहां से जो लड़कियां थी उन्होंने ऊपर उठने की कोशिश कर ली। मैं सिर्फ पोटेंशियल और जमीन और उसकी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़कियां नीचे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लड़कियां लड़कों की बराबरी करने की कोशिश करेंगी, अब तो कहने की भी जरूरत नहीं कि करेंगी तो क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि आज लड़कियां लड़कों की बराबरी करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए आज जो समाज की हालत है ये हमारे सामने है। और अगले 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर आते आते शादियों पर प्रश्न चिन्ह ना लग जाए, इसके ऊपर ही मैं बात करना चाहता हूँ। अब मैं जो शब्द यूज करना चाहता हूँ वो है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं बहुत देर से इस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एम्पावरमेंट की सही तरीके से उसको पकड़ने की जरूरत है। एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी तब ज्यादा एम्पावर्ड माना जाएगा जब उसके अंदर करंट को फेंकने की क्षमता ज्यादा हो। एक नेगेटिव टर्मिनल ज्यादा एम्पावर्ड तब माना जाएगा जब उसके अंदर उस करंट को रिसीव करने की क्षमता ज्यादा हो। नेचर ने मेल को एक डिफरेंट बॉडी दी है, एक डिफरेंट साइकोलॉजी दी है, एक डिफरेंट अप्रोच दी है। अगर वो उसके अंदर ही विकास करता चला जाता है तो वो उसकी एक एम्पावरमेंट होती है। अगर एक लड़की को जो एक फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो नेचर ने जो व्यवस्था की है, अगर वो उसके अंदर ही अपने आप को ग्रो करती है, देन आई वुड से दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। आज जो हम बात करते हैं लड़का और लड़की बराबर होंगे, तो बराबर होने से क्या हो रहा है, क्लैशेस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको शायद ये एग्जांपल भी कोट किया था। पे मैं आपकी बात में कुछ जोड़ना चाहूंगी। एक मिनट आप मुझे और दे दीजिए, फिर आप आराम से आप बोलिएगा। यहाँ पर मैंने आपको शायद एक एग्जांपल, मैंने पिछले बार भी मैंने ये कोट किया था कि मेरे पास एक केस आया जिसमें 27 साल की शादी है, 25 साल तक शादी बहुत बढ़िया चली और 2 साल के अंदर शादी बिगड़ चुकी है। बच्चे ने उसके अपने मदर के रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए कॉल किया, और क्या था, हस्बैंड जो है पहले डिफेंस सर्विसेज में थे, फिर वहां से रिजाइन किया कॉर्पोरेट सेक्टर में। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल, अ गुड अर्निंग पर्सन। लेडी जो रही वो शुरू से हाउसवाइफ रही। उन्होंने अपना एक तरीका एक बना लिया था कि हस्बैंड का ये बिहेवियर है, वाइफ ने उसके हिसाब से एडजस्ट करके एक तरीका बना लिया था कि वो हस्बैंड है, घर आता है, वो नॉमिनेट करता है, वाइफ जो नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर रही है, और वो उस तरह से 25 साल बढ़े गए। उसके बाद उन्होंने किटी पार्टी ज्वाइन कर ली, और किटी पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी लेडीज ने ये कहना शुरू कर दिया दैट वी आर नॉट देयर जस्ट टू एक्सेप्ट द शिट ऑफ आवर हस्बैंड्स। और बस उस विचार की जैसे ही घर कर गया, उसने 2 साल ने 25 साल की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट द वुमेन एम्पावरमेंट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर नेचर ने वुमेन को एक सिंक की तरह से बनाया है तो उसको अपनी सिंक की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना ही उसकी एम्पावरमेंट कहलाई जाएगी। अगर मेल को, अगर मैं मालूम अभी खंजर निकलने वाले हैं, कोई बात नहीं, सब सवालों को मैं निकालूं। 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मैं आपकी बात पहले नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक अगेन मैं ये बोलूंगी कि ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब आपको, आप ही की बात है, मैं उसको क्लियर करती जाती हूँ। लड़कियों को पढ़ लिख के काबिल किसने बनाया? उनकी मदर ने नहीं बनाया, उनके फादर ने बनाया, समाज की व्यवस्था ने बनाया, और देश ने समझी ये बात, देश ने समझी, वरना वो सिंक को तो सिंक में डाले जा रहे थे, देख के अल्ट्रासाउंड करा के। सिंक तो आने ही नहीं दिया जा रहा था बाहर, पहली बात। दूसरी बात, जो शादियां चल रही हैं और जहां पे भी मेल अत्याचार कर रहे हैं,
जरूरी नहीं है कि किटी पार्टी से उस लेडी ने सीखा हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किटी पार्टी से कोई नहीं सीख सकता, कोई नहीं सीखता। नहीं, ये विचार कहीं ना कहीं था तो बदला। बदला ना। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा है, हाँ, लेकिन विचार 5 साल से देख रहा है कि उसके फादर उसकी माँ को मारते हैं। 14 साल का हो गया, अब पापा ने मारने की कोशिश की, उसने बगल में पड़ा डंडा उठा लिया कि आज तो पापा मैं मारूंगा आपको। ये क्या है? तो ऐसा नहीं है। जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, चाहे वो कोई भी करे। नहीं, आप सुनिए, आप गलत समझ। नहीं, एक एग्जांपल मैं जरूर बीच में दूंगी, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमने बात करी एम्पावरमेंट की। मैं अपनी लाइफ से ये एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने घर में, मैंने जैसे हमने देखा ना, बहुत अच्छा बैलेंस, बहुत ही हार्मोनियस बैलेंस मैंने अपने घर में ये देखा कि मेरी मॉम भी वर्किंग रही, मेरे पापा भी वर्किंग रहे। पापा डिफेंस में रहे, मम्मी वेटरन एंड चाइल्ड हेल्थ में रही, और पापा का ट्रांसफरेबल जॉब रहा, मम्मी का दिल्ली गवर्नमेंट का जॉब था, तो वो ट्रांसफर नहीं होता था। हम घर पे रहते थे, पापा ट्रैवल करके आते थे। मतलब मम्मी बहुत सिंपल लेडी होने के बावजूद बहुत कुछ मैनेज करती थी। जब जहाँ जैसे सपोर्ट चाहिए होता था, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, मेरी मम्मी सब आते थे, सब चल रहा था। आप अभी मेरी बात को जो गलत ले रहे हैं। सुनिए, आप अभी बात को गलत ले रहे हैं। Sir, I will take 1 minute to finish this. Just 1 minute. Everything is good. I was in 10th standard, and then my father met with a very serious accident. और उनके कम से कम 2 ऑपरेशन जो थे वो गलत हुए, वेरी बिग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, लेकिन उनके 2 ऑपरेशंस रॉन्ग होने की वजह से ही वॉज बेडरिडन फॉर 3 years. मेरी मॉम, जो कि बहुत सिंपल पर्सन थी, जिन्होंने हर चीज पे फादर को मेरे आगे किया हुआ था कि जी आप ये संभालो, मैं ये संभालती हूँ, घर खुशी से चलता है। अब वो फेज आया जहां पे मेरी मम्मी को लीड लेनी पड़ी, क्योंकि 3 साल तक तो आप विदाउट जॉब कैसे रह सकते हो ना, आपको तो काम तो करना ही है, कुछ भी करना है। सो अगर फादर जो है वो इस सिचुएशन में थे, तो आई सॉ माई मदर टेकिंग अ वेरी डिफरेंट लीड इन द हाउस। मैंने टचवुड कोई क्लैश नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर हमारे माइंडसेट्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम क्यों इस बात को ये बोलते हैं कि ये फीमेल है तो इसको यही करना है, और ये मेल है तो इसको यही करना है। मैंने अपने घर में, मेरे फादर ने, हम लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों को ट्रेनिंग देने के टाइम पे बहुत क्लियर बात बोली कि मेरे ब्रदर को आटा गूंदना आना चाहिए, घर के सारे क्लीनिंग वर्क आने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बॉय है। और मैं और मेरी सिस्टर, हमको दोनों को पापा उठा के कार ड्राइव कराने सिखाने ले जाते थे। कई चीजों की वो ड्राफ्टिंग हमसे बैठ के करवाते थे, कई तरीके के कोर्सेज हमको सीखने के लिए बोलते थे, ये सारी चीजें। और कई बार ऐसा लगता था, सोच गए हमारे जो घर के बड़े थे, कि लड़कियां हैं, इनको क्या करना है। लेकिन जो सिचुएशन मैंने वो 10th स्टैंडर्ड में अपने घर में देखी ना, उस सिचुएशन ने मेरा माइंडसेट ऐसा बना दिया कि नो मैटर व्हाट आई विल वर्क, क्योंकि कब कैसे कहां किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है वो पता नहीं होता। उस समय आप चार्ज ले सको, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड आई सॉ माई ब्रदर व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंट्री, जहां उसको अकेले रहना था, वहां पर वो फेज आया जहां पर उसके पास खाना बनाना और ये सब करने के लिए कोई नहीं था। उस समय वो सेटअप जो मेरे पापा ने उसको सिखाया था कि आटा कैसे गूंदना है, दाल कैसे बनानी है, खाना कैसे बनाना है। एंड आज की डेट में वो कंप्लीट सपोर्ट अपनी वाइफ को करता है, चाहे वो बच्चों के डायपर चेंज करने हो, उनको नहलाना हो, उनको सुलाना हो, उनको खिलाना हो, चाहे कुछ भी हो। हमने कोई क्लैश नहीं देखा, क्योंकि वो बैलेंस है जी। तो मेरा फोकस टोटली बैलेंस पर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मैंने जो बात कही थी, मैंने यही कहा था कि मैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, आप लोगों की जो उसके रिलेटेड जो आप लोगों के मीनिंग्स हैं, आप वो फटाफट लेकर आएंगे, और वही हुआ सामने। नहीं, मैं भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। मैंने ये कहा कि जब हमने वैदिक काल से चीजों को उठाया था, मैंने ये कहा कि जब शादी इंस्टीट्यूशन की मोटिवेशन जब आई समाज के अंदर, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, और उस व्यवस्था से बहुत साल तक ये शादियां चल रही थी, परिवार सही चल रहे थे।
मैंने सिर्फ ये कहा, समझाने के लिए मैंने कहा, मैंने अभी ये नहीं कहा कि वुमेन को पढ़ाना है, मैंने तो वर्ड यूज नहीं किया कि पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। ये सब आपके जो मीनिंग्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड सुनते ही आपने अपने मीनिंग्स उसमें डाल दिए। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा अब उसको थोड़ा सुनिए, समझ रहे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, एक व्यवस्था बनाई गई थी। आज प्रैक्टिकली आज वो व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि आज वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज है क्या? आज वो व्यवस्था भी नहीं है, और एक मैरिज को हैप्पी रखने के लिए नई व्यवस्था का जो निर्माण होना चाहिए, वो पुराने खंडर टूट रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नई इमारत भी नहीं है। आज हमारे पास कोई एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने के लिए आज हमारे पास कोई भी एक प्रोसेस नहीं है। जैसे आपने कहा था पहले कि पहले जमाने में क्या होता था, लड़की को शुरू से ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको शादी करके जाना है तो अपने पति को प्यार करना है, घर का काम करना है। एक लड़के को शुरू से ही एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई एक लड़की आपकी आएगी तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है, राइट। ये एक सोर्स एंड सिंक पूरा हो गया, एक फ्लो एक हो रहा है, एक तरीके से वही कंडीशनिंग से एक हस्बैंड तैयार किया जाता है, एक वही कंडीशनिंग से वाइफ तैयार की जाती है। आज क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर वो कंडीशनिंग तो बिगड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बिगड़ना सही है कि गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आज एक जो नई व्यवस्था समाज में आनी चाहिए, आज वो नई व्यवस्था नहीं है। आज सिर्फ एक लड़की के दिमाग में जो विचार, मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम एब्सोल्युटली नॉट अगेंस्ट, आई एम अ काउंसलर, आई हैव टू बी न्यूट्रल एंड नॉन जजमेंटल टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव वो जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है। आई एम नॉट दैट आई एम अगेंस्ट द गर्ल्स, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आज लड़की के दिमाग में सिर्फ ये आता है कि मुझे भी वही चीजें मिलनी चाहिए जो कि एक लड़के को मिलती हैं, तो उसकी वो भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बन रहा है क्लैशेस का, कॉन्फ्लिक्ट्स का। हमारे पास एक नई व्यवस्था का अभाव है, और उसी की वजह से बच्चों ने देख लिया कि आज जो पुरानी व्यवस्था तो वैसी रही नहीं, नई व्यवस्था कोई बन नहीं रही है। आज की सिचुएशन में आज की जो जनरेशन है, आज जो मैरिड लोग हैं, वो जितने ज्यादा स्ट्रेस थे, मुझे नहीं लगता है कि हमसे एक जनरेशन पहले या और पहले की जनरेशन के लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस थे इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। शायद खुल के बात भी नहीं करते थे डॉक्टर साहब, और खुल ये के बात करना मना भी था। ये भी था ना कि अपनी घर की इज्जत घर में रहे। हाँ, ये भी वो मैं कह रहा हूँ, जो हमने संस्कार जो दिए थे, हाँ, मैं बोलता हूँ ये जो संस्कार है क्या है, ये जो संस्कार है, दीज आर दी रूल बुक्स जो बच्चे को बचपन से पढ़ाए जाते थे। लड़के को डॉक्टर साहब ये सारी रूल बुक्स मेल्स नहीं बनाई, हाँ, जिसने बनाई, मैं अपने स्वार्थ से बनाई। मुझे माफी चाहती हूँ फिर, पर मेरे जो कुछ विचार हैं वो थोड़े से अलग हैं। मैंने अगर कहीं हैप्पीनेस के मतलब को समझा, मुझे ये समझ में आता है कि जहां पर रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट, अब वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये हस्बैंड है और ये लेकर आ रहा है, कमा के ला रहा है और हमको सबको देख रहा है, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट जो है ना, वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजों से आती है। जैसे कि हम एक इंसान सबसे पहले एक बेटर ह्यूमन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मैं वाइफ हूं कि मैं हस्बैंड हूं। अगर वो बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन एक वुमेन में नहीं है, या वो बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन एक मैन में नहीं है, मुझे लगता है वो रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, वो चल ही नहीं सकती। और मुझे लगता है क्योंकि वो क्लैश होगा। मॉरल साइंस है ना, वो क्लैश है। एक साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि जैसे बड़े बच्चे हो रहे हो ना, जैसे 11-12 साल के बच्चे, तब से उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई लड़के ऐसे बिहेव करते हैं, लड़कियां ऐसे बिहेव करती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छा आगे जाके कर पाएंगे। और एक ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अक्सर ये भी देखा गया है कि जहाँ पे लेडीज जॉब कर रही हैं, वो ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ डील कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया भी देखी होती है, उन्होंने बाहर के संघर्ष सहे होते हैं। तो जब वो घर आती हैं लौट के, तो उन्हें अपना वाला बंदा काफी सही लगता कि है ना, तो ये बॉस से तो बेटर है, बॉस है ना। तो और जो बेचारे घर में ही रहते हैं, वो तो इसीलिए दुखी हो जाएंगे कि आज वो पूरा पराठा नहीं खा के गया, उसके लिए तो यही दुख का कारण काफी है। और जबकि बाहर निकलो तो ज्यादा मुश्किलें हैं। तो आई थिंक वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस टाइप की वैल्यूज अपने बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वो क्या लीड करने वाले हैं आगे।
एक जरूर एक चीज अभी रिसेंटली हमारे किसी डिस्कशन में निकल कर आ रही थी कुछ, तो वहां बात हो रही थी लैंग्वेजेस के ऊपर कि आजकल बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, हम कुछ सीखें, हम ये सीखें, हम वो सीखें। मेरा एक बहुत सिंपल सा थॉट है इस बात के ऊपर कि सबसे पहले हम लैंग्वेज ऑफ कंपैशन तो सीखें। Exactly. जब लैंग्वेज ऑफ कंपैशन हमारे अंदर नहीं है, हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है ना वो इतनी इनअप्रोप्रिएट है आज की डेट में कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक सिंपल सीड बताना हो ना किसी मैरिज के फेल होने का या कोई भी रिलेशनशिप ऐसी जो आजकल फेल होती है, वन कंपैशन का सी भी नहीं लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ के अपने दिलों में रखा हुआ है कि हम पहले उसको कंपैशन पे बेस कर लें। दूसरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट कैन मेक और इट कैन ब्रेक ईदर अ पर्सन और अ रिलेशनशिप। उस समय जब हम प्रहार कर रहे होते हैं ना, शब्दों के प्रहार, वो जिंदगी भर ठीक नहीं होते। तो ये एक बेसिक आई थिंक जेंडर के बियॉन्ड अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं ना आज की डेट में कि सबसे पहले ठीक है, अगर किसी ने किसी तरीके का कोई रिएक्शन किया है तो उस रिएक्शन को वो कहाँ से आ रहा है उसका रूट तो समझो, वो रूट समझ लो। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैंने बड़े क्लोजली कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनका की जो चाइल्डहुड था वो पेनफुल था। अब उस चाइल्डहुड के अंदर जो पेन उसको मिले उसने उसकी धारणाएं बना दी। अब वो धारणाएं सच में नहीं हो रही, लेकिन उसको ये फील हो रहा है कि ये भी यही करेगी, यहाँ ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसे ही होने वाला है। अब वो चाइल्डहुड की चीजें कहाँ से आ रही हैं उसके पार्टनर को नहीं पता कि ये ऐसा रिएक्शन क्यों है, इस रिएक्शन के पीछे फाउंडेशन क्या है। अगर वो पार्टनर कहे कि तो पागल है, तो अब पागल नहीं है लेकिन उसके पीछे एक रूट है। अगर वो उस रूट को अंडरस्टैंड करे और उस रूट को अंडरस्टैंड करके उन चीजों को सॉल्व करे या अंडरस्टैंड करे या एड्रेस करे, मुझे लगता है कि वो चेंज एक बहुत डिफरेंट चेंज होगा। तो उसी तरीके से चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो भी रोल अपना प्ले कर रहे हैं उस रोल के साथ साथ कंपैशन एंड वर्ड्स का यूज करना, मुझे लगता है, मुझे डेफिनेटली ये चीज लगती है कि ये दो चीजें नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उस घर के उस परिवार के कितने भी सदस्य, कई आज वैसे जॉइंट फैमिलीज बहुत कम भी हो चुकी हैं आज की डेट में, लेकिन अगर है भी अगर जॉइंट फैमिलीज, तो मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी फॉर्म करते हैं। तो मेरा तो यही एक कंक्लूजन है सर। हम जिस विषय को लेके चले थे उसके अलग अलग शेड्स को नेगेटिवली और पॉजिटिवली सबने अपने अपने ढंग से बयान किया। मैं ये समझता हूं भले ही डायरेक्टली हमने उन फीचर्स को ना गिना हो, लेकिन हर एक ने जो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है उसमें वो बातें आ गई हैं जो कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अब्रेसिव साबित होती हैं, चाहे वो शब्दों का चयन है, चाहे भावों की शून्यता है या कंपैशनेट ना होने की बात है। तो इसको डॉक्टर साहब अब आप कंक्लूड करें कि अंततः हम निष्कर्ष के तौर पर क्या क्या फीचर्स निकालना चाहें। सर एक छोटा सा चीज मेरे मन में थॉट आ रहा है, हाँ, मैं जरूर ये कहना हाँ। कि जब मान लीजिए हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, हम बोलते हैं ना ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड, तो हम चिल्लाते नहीं हैं कि हमारा पड़ोसी भी सुने कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। लेकिन वही अगेन वही बात हुई ना कि जिस समय वो शब्द निकलते हैं ना तकलीफ वाले, वो उनका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो घर से बाहर जाते हैं। तो अगेन बात मेरा कहने का मतलब वही है कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो हम कितने हमारे भाव कितने सॉफ्ट होते हैं ना अप्रिशिएट करने के लिए। तो जब हमको किसी को कोई चीज रियलाइज करानी है, उस रियलाइजेशन के लिए भी वो भाव जो है ना वो उतना ही दिल से आना चाहिए कि ठीक है ये गलती हुई, इस गलती पे हम इस तरह से बात करते हैं और इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हो सकता है मेरा कहने का तरीका गलत रहा हो या समझाने का भाव जो है वो शायद कम्युनिकेट ठीक से नहीं हुआ, लेकिन लेट्स कम टू अ पॉइंट वेयर वी कैन
talk at ease and peace to understand better. Even if that relationship is not going to work out for being different personalities. जब हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो हम जुड़ने के प्रोसेस में होते हैं, और जब हम अब्यूज कर रहे होते हैं तो हम तोड़ ही रहे होते हैं ना, तो तोड़ने की आवाजें जो है वो तो दिलों की टूटने की आवाजें तो जाएंगी दूर जाएंगी डेफिनेटली। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज से अपने आप को डिटैच भी करना चाहते हैं, हम उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हमारा पूरा हक है, हमारी जिंदगी पे हमारा अधिकार है कि हम ये फैसला लें। ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। बहुत लोग चुपचाप भी अलग हो जाते हैं बिना चीख पुकार के। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब आपके निष्कर्ष के लिए काफी मंथन किया जा चुका है, काफी किया जा चुका है। तो अब आप बहुत डिफरेंट एंगल्स हमने आपके सामने रखे, और जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल मैरिजेस आपको नजर आती हैं, उसमें एक चीख पुकार जो है बस सुनाई नहीं देता, होता तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं हो रही है, वो दबा दिए जाते हैं। मैच्योर पॉजिटिव भी हो सकता है सर, और मैच्योर के अंदर कोई दर्द पी जाए वो भी मैं नहीं चाहूंगी कि किसी को दर्द पीना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि अगर है तकलीफ तो रखो, लेकिन उस अगेन उस कंपैशन के साथ कि वो चीजें जो है वो पीसफुल हार्मोनियस वे में सॉल्व हो जाए। हाँ जी, आपको सुनने से पहले एक शेर के माध्यम से मैं उस वेदना को व्यक्त करता हूँ कि ये हजारों पेड़ जो तुम्हें कतारों में खड़े नजर आते, ये हजारों पेड़ जो तुम्हें कतारों में खड़े नजर आते हैं, पास जाकर देखो तो इनमें भी फासले तो इस दर्द को जो मेरे शेर में व्यक्त हुआ है, समझते हुए और बाकी सब ने जो कुछ कहा है, अब आप निष्कर्ष दिए। देखिए, इसमें स्टेप्स तो नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये पॉइंट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट किया था जी, कि पहले जब एक समाज बनाने की जरूरत आई, शादी या परिवार सबसे छोटा यूनिट था, उस समय के लोगों ने 1 अप 1 डाउन की व्यवस्था से एक प्रोसेस बनाया जिसमें एक प्रॉपर सिंक था, एक सोर्स था, उस वजह से चीजें बढ़िया चल रही थी जी। उसके बाद जैसे हर सिस्टम में कुछ बुराइयां लोगों को नजर आती हैं, उसमें बुराइयां नजर आई, बदलाव का समय है, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इस बदलाव की वजह से जो एक और नुकसान आ रहा है, हम अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को पॉजिटिव फीलर्स हम नहीं दे पाए हैं। मेरा जो इसमें सजेशन ये है कि अगर हम एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ये 1 अप 1 डाउन की व्यवस्था नहीं चलने वाली है। बिल्कुल मैं आप दोनों की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर इसको बराबरी के हिसाब से चलना है तो उसके लिए पूरे प्रोसेसेस जो है उसके सेट होने जरूरी है जी। हमने देखो डिफरेंसेस तो हैं और हमें डिफरेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले के लोगों ने डिफरेंसेस को फिजिकल पावर के हिसाब से देखा था, अब हम बात कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल के हिसाब से। जैसे शायद मैंने ये टॉपिक लास्ट टाइम भी मैंने इसको कवर किया था कि अगर हम अपने पर्सनैलिटीज को हम बाइफरकेट करते हैं तो हम मोटा मोटा बोल सकते हैं, बहुत तरीके की पर्सनैलिटी बाइफरकेशंस है, लेकिन हम एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। आज हम ये देखें कि मेरे पार्टनर के अंदर और मेरे अंदर कौन एक एक्सट्रोवर्ट ज्यादा है, कौन इंट्रोवर्ट ज्यादा है। एक्सट्रोवर्ट की अपनी एक स्ट्रेंथ्स है, he or she should take the lead on those dimensions. इंट्रोवर्ट जो है उसके अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स हैं, he should take the lead on those dimensions. Yes. ताकि हम अब एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल की तरह से हम हो सके। मैं ये नहीं कहता हूं आज भी कि लड़के को हाउस हस्बैंड नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि लड़की को पढ़ाओ मत, मैं ये भी नहीं, जो आपने बोला ना, मैंने जैसे कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसे ही बोलूंगा आपकी अपनी मीनिंग्स उसमें आ जाएंगी। मैंने नहीं कहा कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, मैंने नहीं कहा कि लड़कों से आटा मत गुदवाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हमने जो पहले बाइफरकेशन फिजिकल लेवल पर किया था, आज हम उस बाइफरकेशन को हम साइकोलॉजिकल लेवल पर कर सकते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक्सट्रोवर्ट का क्या होता है, वो सोशल है, वो घर को सजाने संवारने में उसको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, वो कर पाएगा। अब वो अगर हस्बैंड भी है तो ही शुड टेक द लीड, अगर वो वाइफ है तो ही शी शुड टेक द लीड। जो इंट्रोवर्ट है वो प्लानिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो अब वो वाइफ है अगर वो इंट्रोवर्ट है तो शी शुड टेक द प्लानिंग, क्योंकि लाइफ में स्पॉन्टेनियस जीवन का भी मजा है और एक प्लानिंग का भी जीने का भी मजा है। बच्चों की प्लानिंग करनी है, बच्चों की परिवार की जो पढ़ाई लिखाई है, शादी है, अपनी ओल्ड एज है, पोस्ट रिटायरमेंट है, बहुत सारी प्लानिंग की भी जरूरत है।
तो हम एक तो ये बाइफर्केशन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे एक समझ में आती है कि हम देखें, हम किसी भी प्रोफेशन में जाए, एक सोल्जर है, एक सोल्जर जब युद्ध कर लड़ने के लिए जाता है तो एक पूरी ट्रेनिंग के थ्रू गुजरता है। एक टीचर है, कितनी भी वो पढ़ाई कर लेता है, लेकिन जब टीचिंग के लिए जाता है तो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसको गुजरना पड़ता है। हम एक कॉर्पोरेट को देखते हैं, कॉर्पोरेट के अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सोशल स्किल्स को हम ट्रेनिंग लेके आते हैं। मुझे जो लगता है एक सबसे बड़ी जो कमी रही है वो ये रही है कि मैरिड लाइफ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उसमें बिना ट्रेनिंग के उसमें चले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि हम अगर उसे ट्रेनिंग से गुजर कर जाएं, जैसे हम एक कॉर्पोरेट में अच्छा करियर चाहते हैं और हम पहले एक ट्रेनिंग से गुजरते हैं, उसके बाद हम कॉर्पोरेट में काम करना शुरू करते हैं। इसका मतलब एक डिवोर्स के बाद दूसरी शादी जो होगी वो बेटर होगी। पहले वाली शादी तो ट्रेनिंग हो गई। नॉट नेसेसरी। एक सेकंड, अभी फिर हम इस पॉइंट को पहले कह दें ताकि हमें ऑडियंस को एक मैसेज दे दें, फिर आपकी बात को सुनते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग से लेकर जाते हैं, ताकि हम एक मैरिड लाइफ में जब एंटर कर रहे हैं तो हम उससे पहले हम तैयार हो सके। आज मेरी ट्रेनिंग क्या है, आप समझिए, आज मेरी ट्रेनिंग क्या है? मेरी ट्रेनिंग ये है कि मैंने जैसा अपने पेरेंट्स को देखा है, जैसे अगर मैं लड़का हूं मैं, तो मैंने अपनी मदर को देखा है टू बिहेव विद माई फादर एज अ वाइफ। वो मेरे मन में एक आइडियल वाइफ की इमेज बन चुकी है। एक लड़की है, वो अपने फादर को देखती है बचपन से और उसने देखा है कि वो फादर जो बिहेव करते हैं वो एक आइडियल हस्बैंड की इमेज बन चुकी है। लेकिन उसमें और आज की जनरेशन में कम से कम 25 साल 30 साल का अंतर है और इस 30 साल के अंदर हर तरह से डेवलपमेंट हुई है। इंटेलेक्चुअली भी डेवलप हुए हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेवलप हुई हैं। आज वो 25 साल 30 साल वाली जो पुरानी मान्यताएं हैं, वो जो पुरानी बेस लाइन्स है, वो नहीं चलने वाली है। हमें एक नई बेस लाइन्स तैयार करनी है। और अगर हम जब शादी, और ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे मैंने एक तरफ कहा कि वो बच्चे आ रहे हैं जो कि डरे हुए हैं और शादी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरी तरीके के बच्चे भी मेरे पास आने शुरू हुए हैं और उनका क्या कहना होता है कि सर हमें अपनी शादी के बाद झगड़ा नहीं चाहिए, हम अपना चीजें खराब करने के बाद आपके पास आए एज अ मैरिज काउंसलर, उससे बेटर है कि हम प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं ताकि हम पहले तैयार होकर अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड कंसेप्ट। सो माय पॉइंट इज, सिल्वर लाइनिंग तो है ही ना मैरिज की तरफ, लोग मैरिज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसल्टिंग यू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देयर आर टू थॉट प्रोसेसेस। एक थॉट प्रोसेस ये, वो ये कहते हैं कि भाई हमें शादी नहीं करनी क्योंकि शादी में कोई अच्छाई नहीं है। दूसरे का ये मानना है कि शादी में अच्छाई नहीं रही क्योंकि लोग ट्रेनिंग करके नहीं गए, हम ट्रेनिंग करके शादी में एंटर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी वो समाज व्यवस्था को हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे। शादी के तरीके बदल सकते हैं, शादी की मान्यताएं बदल सकती हैं, उसके प्रोसेसेस बदल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक समाज तो रखना ही पड़ेगा। उसके लिए अगर हम ज्यादा ट्रेन होकर अगर हम उसमें जाते हैं और बाइफर्केशंस में अगर हम फिजिकल लेवल बाइफर्केशंस ना करके अगर हम पर्सनैलिटी लेवल बाइफर्केशंस करते हैं, क्योंकि आज लड़का भी उतना ही पढ़ा है तो लड़की भी उतनी पढ़ी है, लड़के के पास भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है या जो भी उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो लड़की को भी एक्सपीरियंस है। तो आज हम उन बाइफर्केशंस पे नहीं जा सकते जो कि पहले से ही ऑलरेडी हो चुकी है। आज जो सबसे बेस्ट बाइफर्केशन क्या है, आज हमारे पास दो इंसान है जिनकी दोनों अपनी स्किल्स हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। सो टेक द लीड based on the strengths of your personalities and enter into this married life with preparedness. तो in Conquer the Success मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है, काफी लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड भी कर रहे हैं और इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी लोग शादी से डर रहे हैं वो पहले ट्रेनिंग लेकर जाएं, क्योंकि एक चीज मैं लॉजिकली मैं बोलना चाहता हूं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग और आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग। मैं ये कहता हूं कि माना उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि शादियां अच्छी नहीं रही हैं इसलिए हम भी शादी नहीं करेंगे, मैं बोलता हूं लेट अस हैव अ लिटिल मोर साइंटिफिक थिंकिंग। अगर उन लोगों की शादियां अच्छी नहीं रही हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सब लोग बिना किसी ट्रेनिंग के जो है शादी में एंटर करते हैं। हम एक नया एक्सपेरिमेंट समाज में करके देख सकते हैं कि अगर हम अपने आप को पहले से एक तैयार करके अपनी ट्रेनिंग करने के बाद अगर हम एक मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं तो उसके जो सक्सेस के चांसेस हैं बढ़ते हैं। और ये मैं विद डेटा बोलता हूं कि जो बच्चों ने मेरे साथ प्री मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज ट्रेनिंग्स ली हैं, आज उनकी शादियों को भी कई साल हो चुके हैं एंड दे आर हैविंग कंपैरेटिवली मच बेटर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। और आपका ये कोर्स कितने दिन का है? 1 दिन का कोर्स है। अच्छा।
मतलब इसको हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, या तो हम फुल मॉर्निंग टिल इवनिंग 1 डे कर सकते हैं, या फिर हम इसको 2 आवर्स में ब्रेक करके 4-5 दिन में इसको हम कवर कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे इस बार हम कोर्स लेने के बाद शादी करेंगे। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष बताया है, और ये निष्कर्ष हमारे अलग अलग साथियों द्वारा जिन बातों को हाईलाइट किया गया उनको मद्देनजर में रखकर ये बात रखी गई है। मैं समझता हूं कि अगर आप रेडियो बूस्ट के इस तरह के डिस्कशन से जुड़ते हैं तो हम इस पर्पस में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे कि हम मेंटल लेवल पर और बाकी प्लेन्स पर आपको और अधिक अवेयर कर पाएंगे। और अक्सर मैं कहता हूं कि जागने से यहां बोध मिलता है, जागने से यहां बोध मिलता है, वरना खुद से कहां योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सबको सुना, और हम ये तवक्को करेंगे कि आपकी अभी भी कोई समस्या हो तो आप हमें मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपसे अगली बैठक में उन प्रश्नों के उत्तर भी डॉक्टर साहब से दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।